जय हिंद साथियों। 17 अगस्त थर्ड शिफ्ट फुल पेपर एनालिसिस वीडियो को लाने में इसीलिए लेट बना क्योंकि 100 के 100% जो ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के अलावा और कहीं पर देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसका प्रॉफिट आपको फुल पेपर एनालिसिस को करने का नेक्स्ट शिफ्ट में जरूर देखने को मिलता है। क्योंकि जो हमने कल की वीडियो में 2 वीडियो डाली थी बस, और उसके अंतर्गत सेकंड जो शिफ्ट का क्वेश्चन में आपको बताया था कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, वही थर्ड शिफ्ट में पूछ लिया गया। इस तरीके से एनालिसिस करें, क्योंकि हमारा चैनल आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराता है। आप एग्जाम से जाने से पहले इनको रिवाइज करते जाना, तो आपको कहीं ना कहीं इस तरीके के क्वेश्चन दोबारा से रिपीट होने के 100 के 100% गारंटी मिलेंगे। क्योंकि जब सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में रिपीट हो सकता है तो क्यों नहीं। और फर्स्ट शिफ्ट में मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो चिरापुंजी के मानिसराम में होती है, और वही सेकंड शिफ्ट में पूछ लिया था कि जो गारो खासी जयंती है उसका मुंह, यानी कि वहां पर पहाड़ी है वो, उसका जो वो है मुख किस तरह का है, तो वो खासी जयंती की तरफ को। तो इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, और मैं अपने फैक्ट के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो यानी कि इसके अंतर्गत आपके शिफ्ट के पूछे जा रहे हैं और इसके आधार एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आसपास की वो भी प्रोवाइड कराता हूँ, जिसकी वजह से आपका एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन लगता है। इसका आप हमारी सेकंड वीडियो देखिए और फिर थर्ड वीडियो देखिए, क्योंकि सेकंड वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन हमारे थर्ड शिफ्ट में लगे। दिस इज अ रियल फैक्ट। अगर आप एनालिसिस अच्छी तरीके से करोगे तभी फायदा होगा, नहीं तो पूरे दिन एनालिसिस करते रहो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। जैसा कि एनटीपीसी में हुआ था, जिसने पूरा पेपर हर पेपर एनालिसिस किया उसका पेपर अच्छा गया। इस तरीके से पेपर को अच्छी तरीके से एनालिसिस करें और उसका आसपास के फैक्ट भी पढ़े। जैसा कि हमारा यूट्यूब चैनल यही काम करता है, वे वीडियो सबसे लेट आएगी लेकिन ऑथेंटिक आएगी और 100 के 100% रियल आएगी। अगर आपको इसकी यानी कि सत्यता की पहचान करनी है तो आप उनसे पूछ सकते हैं जो एग्जाम देकर आ रहे हैं, क्योंकि ये पेपर वहीं से पूछा गया। क्योंकि ये वहां पर जाकर एक एक बच्चे से पूछा जाता है कि किस तरह का पेपर आए, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। ये किसी के वैसे ही नहीं कि आए यूट्यूब पे सर्च करा 2-4 मिनट गूगल गूगल पे देखा उल्टे सीधे क्वेश्चन उठा के रख दिए। तो टाइम ना वेस्ट करते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और थर्ड शिफ्ट के अंतर्गत जो पेपर है वो सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट से बहुत हार्ड पूछा गया था, और लेवल जो था काफी हार्ड था। इसके अंतर्गत नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा बच्चों को देखने को मिल सकता है। और इसके अंतर्गत जो थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वे आपके ज्यादातर, अगर मैं साइंस की बात करूँ तो वे रिएक्शन से पूछे जा रहे हैं। और आपके अगर जीए के जीएस की बात करूँ तो वे आपके अवार्ड से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि पद्मश्री अवार्ड से पूछा गया। और आपके जो है एक पूछा गया था क्वेश्चन आपके उसके, यानी कि ओलंपियाड में कितने व्यक्तियों को स्वर्ण पदक मिला। और एक क्वेश्चन पूछा गया किस पैराथलेटिक को आपके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यानी कि इस तरीके के अवार्ड से ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, तो आपको अवार्ड पर मैक्सिमम ध्यान देना है। तो टाइम ना वेस्ट करते हो, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपके 2022 में है उसमें पद्म पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला था। तो पद्म पुरस्कार उसमें एक ऑप्शन दे रखा था अवनी लेखरा। अवनी लेखरा कहाँ की रहने वाली है ये भी आपको पता होना चाहिए। अवनी लेखरा जो है राजस्थान की रहने वाली है, और राजस्थान के रहने वाले होने के साथ साथ इन्होंने क्या पैरा ओलंपिक के अंतर्गत जो टोक्यो में पैरा ओलंपिक हुए थे 32वें नंबर के, आपको 32 नंबर भी याद रखना 32 है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे जा रहे। अब क्वेश्चनों को घुमा फिराकर हार्ड तरीके से स्टूडेंट के सामने पेश किया जा रहा है, ताकि उसको उस यानी कि वो कहते हैं ना कि 100 में से मैं 90 करके यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की और नंबर ऑफ ऑब्टेन करने की वो क्षमता को घटाया जा सके। तो अवनी लेखरा का संबंध राजस्थान से हो गया, और गोल्ड मेडल उन्होंने उसके अंतर्गत जीता था। 2 मेडल जीते थे उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक के अंतर्गत। और इस बार भी जब टेबल टेनिस में यानी कि वे बर्गिम में कॉमनवेल्थ गेम हो रहे थे वहां भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो ये सारे फैक्ट आपको पता होना चाहिए। और तो 2022 में पद्म श्री पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला था? अवनी लेखरा को। अवनी लेखरा ऑप्शन में था। अब पद्मश्री से कुछ रिलेटेड फैक्ट। पद्मश्री टोटल कितने लोगों को मिला था? 107 लोगों को आपके पद्मश्री अवार्ड मिला था। पद्म में पद्म जो अवार्ड है उसमें तीसरे नंबर का जो अवार्ड है वो पद्म श्री है। फर्स्ट नंबर पर आता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण 4 लोगों को मिला था। आपके पहले थे आपके प्रभान ने, कोलकाता के कला के अंतर्गत ही मिला था, ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। दूसरे थे श्री राधे श्याम खेम का, मरणोपरांत इन्हें मिला था, उत्तर प्रदेश के रिलेटेड, उत्तर प्रदेश के रहने वाले। तीसरे थे जनरल विपिन रावत, सिविल सेवा के थे, जो इनके उत्तराखंड के ही रहने वाले थे। श्री कल्याण सिंह ये भी उत्तर प्रदेश के थे, पब्लिक अफेयर्स के लिए इन्हें पद्म विभूषण से अवार्ड से सम्मानित किया गया।
अब पद्म विभूषण देख लिया 4 व्यक्तियों को, प्रभात ने, राधेश्याम खेमका, जनरल विपिन रावत, श्री कल्याण सिंह। और पद्म भूषण आपके 17 लोगों को मिला और पद्म श्री जो 107 लोगों को मिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कब बढ़ाया गया। तो क्वेश्चन सीधा सीधा ये नहीं पूछा कि अटॉर्नी जनरल कौन है, नहीं, कार्यकाल कब बढ़ाया। एक ऑप्शन में 2019 था, 2022 था और 2021 था, वो सॉरी 2020, 2021, 2022। तो करेक्ट आंसर इसका था 2022 को इनका कार्यकाल बढ़ाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि उपनिषद में उप शब्द का क्या अर्थ होता है। तो उप शब्द का अर्थ होता है निकट या पास। अगर ये ऑप्शन में दिए होंगे तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाता है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो केमिकल रिएक्शन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वे ज्यादा संतुलित करने के लिए पूछे जा रहे हैं। केमिकल रिएक्शन से केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था कि A+B बराबर वो AgBr KNO3, यानी कि इस तरह की रिएक्शन था और AB की वैल्यू वहाँ पर फाइंड करके बतानी थी। और फिर फ्लेमिंग का, जैसे कि मैंने आपको ये सेकंड शिफ्ट में भी कराया था, यही सेम क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में रिपीट कर लिया गया। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से क्या मिलता है और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, ये दोनों क्वेश्चन थे। पहले क्वेश्चन जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हमें धारा की दिशा का ज्ञान होता है और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अनुभव होता है। एक पंचायती वो संविधान लागू कब हुआ। संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर को। और अगर पूर्णतः बात करें तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को संविधान के कुछ पार्ट लागू हो जाते हैं, इसीलिए 26 नवंबर को क्या बनाते हैं, संविधान दिवस बनाया जाता है। तो जौन सा भी ऑप्शन अगर पूर्णतः होगा तो 26 जनवरी 1950। अगर आपके वो संविधान कब लागू हुआ तो क्या हो जाएगा, 26 नवंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक ये था कि प्रधानमंत्री श्रम कार्ड योजना में केंद्र सरकार का कितना हिस्सा इसके अंतर्गत होता है। तो केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री श्रम कार्ड योजना में केंद्र सरकार का कितना हिस्सा होता है। तो इसका सही ऑप्शन मुझको आंसर नहीं मिला, तो अगर जो भी आपको करेक्ट आंसर लगता है वो कमेंट बॉक्स में बता देना। 2011 की जनगणना के अनुसार 8.6% कौन सी भाषा बोली जाती है। तो वो बंगाली करेक्ट है, बंगाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन, एक क्वेश्चन नर्मदा बचाओ आंदोलन से था, इसका मुझे करेक्ट ऑप्शन नहीं मिल पाया, लेकिन नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है वो 1985 में स्टार्ट होता है और सरदार सरोवर बांध परियोजना इसी आंदोलन के लिए थी। इसी आंदोलन के लिए सरदार सरोवर परियोजना जो नर्मदा नदी पर बंधी हुई है 1985 में ये स्टार्ट होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, समुद्र का रंग नीला क्यों होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आपका समुद्र का रंग लाल होता है। अगर आपको ये थोड़ा सा देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो मैं इसकी पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वो अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करने लें और इजीली पढ़ लेना आराम से। इलेक्ट्रिसिटी के कॉमर्शियल यूनिट किलोवाट प्रति आवर, यानी कि KWH होता है, किलोवाट प्रति आवर। दो प्रतिरोधों की लंबाई समान है, एक का क्षेत्रफल दूसरे से 16 गुना है। तो रेजिस्टेंस का अनुपात ज्ञात कीजिए। R बराबर होता है रो L अपॉन A। दो रेजिस्टेंस है हमारे, R1 लेंथ सेम है तो R1 अपॉन R2, रो L अपॉन A1। तो दूसरे के लिए करा इस तरीके से काट के आपको A1 A2 का रेशियो आ गया और 16:1 का आपको रेशियो आ गया था। समीकरण के संतुलन से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन थे। समीकरण के संतुलन का बैलेंस या रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने के लिए उसके अंतर्गत किस चीज़ की हमें जरूरत पड़ती है, कंजर्वेशन ऑफ मास या कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आयतन की तो जरूरत नहीं पड़ती, कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान की आपको अगर किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है तो उसका परमाणु भार या द्रव्यमान को देखने की जरूरत पड़ती है। द्रव्यमान संख्या से ही उसको संतुलित किया जाता है। दुर्लभ रोग दिवस कब बनाया जाता है। दुर्लभ रोग दिवस बहुत हार्ड, इस बार जो शिफ्ट में तो बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछेगा। 28 फरवरी को आपका दुर्लभ रोग दिवस बनाया जाता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, उत्तल लेंस में सूर्य की किरण गुजरने पर कागज में आग लग जाती है, इसका कारण क्या। मुझे इसका करेक्ट आंसर नहीं मिला, जो आपने लगाया कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है कि किस
पैरा एथलेटिक खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वो है मनीष नारवाल। सेल की स्थापना कब हुई? 1973 में सेल की स्थापना होती है। सेल की अभी हाल ही में प्रथम फीमेल अध्यक्ष बनी है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पंचायती राज संशोधन अधिनियम कब आता है? 73वां संविधान संशोधन था, 24 अप्रैल 1993 को लागू हो जाता है। 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस आपको बनाया जाता है। और कौन सी अनुसूची में इसका उल्लेख है? 11वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। कितने विषय है इसके अंतर्गत? 29 विषय है। 12वीं अनुसूची आपके नगर पालिका से रिलेटेड है। कितने विषय हैं? 9 दूनी 18 विषय। इस तरीके से और दोहरे के क्वेश्चन भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, प्रकाश के परावर्तन में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच कितने डिग्री का कोण होता है? इस तरीके का कोई आता है, रे आती है, इस तरीके से चल जाती है, तो उसके बीच एंगल पूछा था कि कितने डिग्री का होता है, तो वो 90 डिग्री का इसके बीच एंगल होता है। चुंबकीय बल रेखाएं का कौन सा गुण नहीं है? इस तरीके से नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं चुंबकीय क्षेत्र के, तो इसके अंदर ऑप्शन दिया था चुंबकीय जो बल रेखा है वे एक दूसरे को काटती है, समांतर होती है और कॉन्सेंट्रिक सर्किल में होती है। तो इस तरीके से वे हमारी चुंबकीय बल रेखा, जब उन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो इस तरीके से वे गोल चक्कर काटती रहती है। अगर हमने इस तरीके से चुंबकीय फील्ड बनाया, एक दूसरे को नहीं काटेगी, इस तरीके से वे आपके घूमती रहती है। चुंबक के आपने देखा होगा कि जब दो चुंबकों को एक साथ लाया जाता है तो वे कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती, प्रतिकर्षित करती है। तो चुंबकीय बल रेखाएं भी ऐसा ही होता है, वे एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी बल्कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। तो इसका पहले ही ऑप्शन गलत हो जाता है। एक दूसरे के समांतर होती है। जब वे चुंबकीय आपने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर रखा, इस तरीके से वे घूमती है, तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि जो चुंबकीय बल रेखाएं है वे एक दूसरे के समांतर है। कॉन्सेंट्रिक होती है क्योंकि इस तरीके से सारी वे एक सर्किल के रूप में घूम रही है, तो वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल के रूप में होती है। इनमें से कौन सा, ये सेकंड शिफ्ट के अंतर्गत आपको बताया था जब सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कर रहे थे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे MgOH2 यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। इसका रंग किस प्रकार का होता है? थर्ड शिफ्ट में यही पूछ लिया, इसका रंग पूछ लिया। और सेकंड शिफ्ट में क्या पूछा था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है? तो कहीं ना कहीं वहीं से रिपीट किए जा रहे हैं, बस आपको रेगुलर क्लासेस में बना रहना पड़ेगा। MgOH2 इसका लाल रंग होता है, वाइट रंग होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, ग्रुप 16 के अंतर्गत किस तत्व का अधात्विक गुण नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी सबसे अधिक होती है? तो वो ऑक्सीजन की, फिर सल्फर की, और उसको अवरोही क्रम में सजाना था। तो सबसे ज़्यादा जो अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है वो ऑक्सीजन करता है, फिर आपके सल्फर करता है, फिर आपके सेलेनियम करता है और फिर आपके पोलोनियम करता है। एक कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट की दूरी 3 सेंटीमीटर थी और इमेज जो था वो 2 सेंटीमीटर दूरी पर रखा, तो फोकल लेंथ ज्ञात करनी थी। तो 1/f वस्तु की दूरी कितनी होगी? 3। तो इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे? U से। और इमेज की दूरी क्या होगी? यानी कि इमेज मतलब जहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी 2 सेंटीमीटर, तो यो क्या होगी? V। U की वैल्यू क्या होगी? 3। तो 1 U की जगह 3 और V की जगह 1/2। तो इन्हें कट्टा इस तरीके से, तो 1.2 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 6/5 इसका आ जाएगा, इससे काटोगे तो 1/2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड हाउ मैनी गोल्ड मेडल इंडिया वोन, यानी कि इसके टोटल ओवरऑल जो थे 5 स्टूडेंट इसके भारत के अंतर्गत गए थे। 4 व्यक्तियों ने इसके अंतर्गत गोल्ड मेडल जीता था और 1 व्यक्ति ने इसके अंतर्गत सिल्वर मेडल जीता। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी एक आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वे देख लेते हैं कि रीजनिंग के अंतर्गत क्या क्या पूछा जा रहा है। कथन और निष्कर्ष से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, जैसा कि सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था ऐसे ही सेम इसमें देखने को मिला। 3 से 4 क्वेश्चन आपके कथन निष्कर्ष से पूछे जा रहे हैं। आपको कथन निष्कर्ष जरूर पढ़ के जाना। साइकोलॉजी से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर सीटिंग अरेंजमेंट से 3 से 4 और पजल से 2 से 3 क्वेश्चन थे, आपके डायरेक्शन से 3 क्वेश्चन थे, एनालॉजी से 2 थे, सीरीज से 2-3 थे और कोडिंग से 4-5 क्वेश्चन देखने को मिले। कैलेंडर से मात्र 1 क्वेश्चन था। और इस तरीके से नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम से आपके 2 क्वेश्चन थे, LCM SCF से 1 क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस से भी 2 से 1 क्वेश्चन था, CISI से 1 क्वेश्चन था। इस तरीके से मीडियन मोड से 1 से 2 क्वेश्चन थे
और DI से 3 क्वेश्चन थे और लाइन स्पीड ट्रेन से 2 क्वेश्चन थे। रेशियो से 1 था। ट्रिगो से 1 से 2 क्वेश्चन थे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद साथ। वो लेके जानी पड़ेगी क्या?